बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम है, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें तकरीबन जो लोग 55 साल की उम्र से ज़्यादा हैं उनमें से तकरीबन 50% लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। और तकरीबन हमारी कम्युनिटी में तकरीबन 25% लोगों को डायबिटीज़ होती है। ये दूसरी कौमों की निस्बत बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत अहम मसला है क्योंकि डायबिटीज़ बीमारी जो है उसके कई तासुरात होते हैं। तो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि इन तासुरात में क्या शामिल है। सबसे पहले तो डायबिटीज़ में ये है कि ये एक बीमारी है जिसमें हमारी जो ब्लड की शुगर है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसकी कई वजहात हैं, लेकिन आमतौर पे जो हमारा लिवर है जिसको हम कलेजी कहते हैं उर्दू में, वहाँ पे सारी मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल सेंटर है। वहाँ पे जो है हार्मोन काम करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर होती है जो खून में मौजूद होती है उसको स्टोर किया जाता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या हमें भूखे पड़ जाएं तो वो इमरजेंसी स्टोर जो है वो मौजूद होता है। अगर ये शुगर किसी अरसे के दौरान इस्तेमाल ना की जाए तो ये फ़ैट बन जाती है, इसके ज़रिए फैटी लिवर हो जाता है। इसका अगर इलाज ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म हमारा जो लिवर है वो बीमार हो सकता है। अब ये कैसी बीमारी है, मैंने आपको बताया कि जो शुगर का कंट्रोल है वो कलेजी के ज़रिए होता है, लेकिन एक बहुत अहम हार्मोन है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारे पैंक्रियास में बनता है और उसके ज़रिए जो है जब हम खाना खाते हैं या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उस शुगर का लेवल कंट्रोल करने के लिए हमारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, जिसके साथ जो शुगर है वो हमारे सेल्स के अंदर चली जाती है। उसके साथ हमें ताकत मिलती है और हमारी जो सेल्स हैं वो काम करती रहती हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए जिसमें हमारा जिस्म जो है अव्वल तौर पे इंसुलिन को ना बनाए, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, या जिसमें हम इंसुलिन बनाते जाए लेकिन वो इंसुलिन कामयाब ना हो, वो अपना काम ना कर सके, तो उस हालात में हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है? हम लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि जो साउथ एशियन लोग हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम लोगों में एक तो ये कि डायबिटीज़ का रिस्क बहुत हाई है। एक ख़ानदानी बीमारी आप इसको समझ लें। लेकिन उसके अलावा एक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हमारा पेट फूल जाता है, उसमें यानी कि मोटापा आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसकी कई वजहात हैं। इसकी वजहात जेनेटिक्स भी हैं, लेकिन दूसरे जो हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती और हमारी खुराक की सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। डायबिटीज़ के साथ जो है कई लोगों को दूसरी बीमारियां भी पैदा होती हैं। आमतौर पे हम सुनते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, यानी कि दिल की बीमारी, और उसके साथ जैसे दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक। पुराने दिनों में हम सुना करते थे किसी को शुगर हो जाती है, उनको एम्पुटेशन हो रही है, यानी कि हाथ पांव काटे जा रहे हैं, इसको हम वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। फिर आँखों में ख़राबी आ जाना, मोतिया आ जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, बहुत सारी बीमारियाँ। दूसरे जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है उनका इन्फेक्शन के साथ बीमार होने का रिस्क भी बढ़ जाता है और कोविड का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? इसके इलाज में 3 तरीके हैं। एक तो है कि आप
दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा लोग जो हैं मेटफॉर्मिन लेंगे, ग्लिसराइड लेंगे। ये देखिए किस्म की दवाइयाँ मैंने लिखी हुई हैं जो कि डायबिटीज़ के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। इन सब की जो तरीका है, जिस तरीके से काम करती हैं, मुख्तलिफ है। कुछ जो हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, कुछ जो हैं इंसुलिन को इम्प्रूव करती हैं, उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती हैं, कुछ जो हैं शुगर की मेटाबॉलिज्म पे असर करती हैं। लेकिन कई किस्म के हैं, और कोई भी जो दवाई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अहम है। इसके अलावा जो लोग जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनको अक्सर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, किडनीज प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कोलेस्ट्रॉल को देखने की ज़रूरत है, कई चीज़ों की ज़रूरत है मॉनिटर करने के लिए। दूसरा तरीका है कि आप जाके, अगर आपको मोटापा है, उसके साथ अगर आप बैरियाट्रिक सर्जरी करा लें, यानी कि जिसे हम गैस्ट्रिक बैंडिंग वगैरह कहते हैं, तो उसके साथ भी कई लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। यानी कि क्योंकि उसमें आपकी खुराक इतनी कम हो जाती है और बदल जाती है कि अक्सर मैंने देखा है कि लोगों की जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, वो ख़त्म हो जाती है। तीसरा तरीका ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल के ज़रिए चेंज ला सकें, जैसे कि हमारी खुराक है और जैसे हमारा रहना सहना है, उसको हम बदल सकते हैं। इसमें 2-3 तरीके हैं। कुछ लोगों को लो कार्ब डाइट मैसर है, कुछ लोगों को वेरी लो कैलोरी डाइट है, यानी कि 800 कैलोरी से कम और रैपिड वेट लॉस, और कुछ लोगों के लिए मेडिटेरेनियन डाइट मुफीद है। मैं आपको एक दिखाना चाहूँगी। एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। ये हो सकता है कि आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है, ये टाइम है, कितने साल गुजर चुके हैं, ये जो लोगों को डायबिटीज़ होती जा रही है। जो लाइफस्टाइल मेजर्स हैं उनके साथ कई लोगों की डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ लोगों के ड्रग्स कम हो गए हैं, कुछ लोगों की डायबिटीज़ 30 साल के बाद भी यहाँ रिवर्स या इम्प्रूव हो चुकी है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसमें दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ ना करें तो डायबिटीज़ का रेट यूं ही बढ़ता जाएगा। अगर आप खाली मेटफॉर्मिन की गोली लें तो उसमें डायबिटीज़ बनने का रिस्क जो है कदरे कम हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे अमल करें तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। ओके, राइट। इसका क्या तरीका है? जो मैंने आपको पहले बताया, लो कार्ब डाइट जो है, इन सारी डाइटरी तरीक़ों में लो कार्ब शामिल है। तो लो कार्ब क्या है? लो कार्ब वो है कि जिसमें हम चीनी से परहेज़ करें, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, लेकिन उसके अलावा रोटी, चावल, आलू, पास्ता, हलवा, सूजी, सेवइयाँ, इन सब चीज़ों से हम परहेज़ करें। तो आप कह रहे होंगे कि हम क्या खा सकते हैं, और ये मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊँगी। और इसके अलावा जो बहुत मीठा फल है, जैसे कि आम और खरबूजा और पाइनएप्पल, जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, उनको कम खाएं या उनसे परहेज़ किया जाए तो बेहतर होगा। है इसके बाद जो है, जो रूट वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि ज़मीन में उगती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, आप उसमें कहें शकरकंदी, बटरनट स्क्वाश, कद्दू उसमें शामिल है। इस किस्म की जो सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, उनको आप खा सकते हैं, लेकिन उनको आपने बैलेंस में रख के खाना है, यानी कि ज़्यादती से नहीं खाना। इसके साथ शामिल हैं दालें। दालों में भी काफ़ी सारी स्टार्च आ जाती है, और उनसे कुछ कम बीन्स और पल्सेस हैं, जैसे कि बीन्स आप समझ लें, लूपिया, रेड किडनी बीन्स वगैरह, और जो पल्सेस हैं, ये दालें वगैरह ही आ जाती हैं। चने जो हैं, चने ठीक हैं।
और तीसरा ये है कि इनके अलावा फिर आप क्या खा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर में सीड ऑयल्स और गलत फैट्स लाना कम करते हैं। उसकी जगह आप हेल्थी फैट खा सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा घी डाल लें अपने खाने में, या ताज़ा ऑलिव ऑयल डाल लें। अगर आप ज़्यादती करेंगे फ़ैट्स की तो आपका वज़न बढ़ जाएगा और आपको फिर भी प्रॉब्लम होगी। तो आप ये हेल्थी फ़ैट्स खा सकते हैं, लेकिन उनको आपने ज़्यादती से नहीं खाना। उसके अलावा आप प्रोटीन खा सकते हैं, इसमें आप अंडे खा सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना अंडा हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आपने डीप फ्राई नहीं करना। अम, उसके अलावा जो है ऑलिव ऑयल आ जाता है, एवोकाडो का ऑयल आ जाता है, थोड़ा सा बटर आ जाता है, ये सारे हेल्थी फैट्स में हैं। फिर ऑयली फ़िश आ जाती है, जैसे कि सैमन, ट्यूना, सार्डिन्स वगैरह। अम, आपको डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि जो स्टार्च वाली सब्ज़ी है, वो आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हैं। और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, सब्ज़ी, फल खाएं उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसमें हम कहते हैं ईटिंग द रेनबो, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि आप हफ्ते में 30 किस्म की के अनाज, फ्रूट, सब्ज़ी, फल, नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, और तकरीबन 35 ग्राम फाइबर खाएं, ताकि आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को हील करना शुरू कर दे। तो इसमें फिर और क्या टोटके हैं, तो ये है कि जो लोग जब आप खाना पकाएं, जैसे अगर आप सालन पकाएं तो आप सालन की जगह सालन के साथ रोटी या नान की जगह आप दही का इस्तेमाल कर लें। तो दही के साथ जो है, एक तो उसमें फ़ैट आ जाती है, दूसरा उसमें हेल्थी बैक्टीरिया आ जाते हैं जिनके साथ हमारी ब्लड शुगर रेगुलेट हो जाती है। दूसरा ये कि अगर आप भिंडी लें, ताज़ी भिंडी लें और उसको पानी में डाल के रात को छोड़ दें, सुबह उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें और भिंडी का पानी पी लें, तो जब भी आप पिएंगे उसका आपकी ब्लड शुगर पे को फ़ायदा पहुंचेगा, आपकी ब्लड शुगर नीचे आ जाएगी। और करेलों का भी खूब फ़ायदा है। करेलों को अगर आप अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक डाल के उनको आप थोड़ी देर रख दें, फिर उसको आप लेमन जूस, ब्लैक पेपर और पानी के साथ आप उनको जूस कर लें या आप उनको ब्लेंड कर लें, तो वो भी करेले के साथ, जो लोग करेला खाते हैं अपने सालन के साथ, अपने खाने के साथ, उनकी ब्लड शुगर में स्पाइक नहीं आती। ये जो ब्लड शुगर की स्पाइक है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके साथ ब्लड शुगर बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, हमारी ब्लड प्रेशर के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। तीसरा ये कि जब आप अपने खाने की प्लेट बनाएं, उसमें आप कोशिश करेंगे कम से कम आधी आपकी प्लेट सलाद से भरी हो, उसके साथ आप दही रख लें, उसके साथ आप अपना सालन रख लें। अगर आपको मज़ीद कुछ खाना है, जैसे आपका दिल कर रहा है रोटी के लिए, तो आप फाइबर फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर फ्लावर में बहुत कम स्टार्च है, और लेकिन ये बहुत महंगा है। ये आपको अमेज़न वगैरह से मिल जाएगा, और ये रोटी इसके साथ आपकी बेहतरीन रोटी पक जाएगी। तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार रोटी पकाना चाहें तो आप फाइबर फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सीलियम हस्क या इसबगोल जो है वो आप अपने खानों में मिक्स कर लें, या अगर आप घर में ब्रेड बनाएं तो उसमें आप शामिल कर सकते हैं, और उसके साथ आपकी फ़ाइबर बन जाती है। ये जो फ़ाइबर है ये हमारी मैदे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ एक तो हमारा पेट भरा रहता है, दूसरा जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं जिनके साथ हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, वो बढ़ जाते हैं, और इसके साथ जो है हमें कब्ज़ नहीं होती। कुछ लोग जो है नूडल खाना पसंद करते हैं, अगर आप शरी टैकी नूडल इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार हैं और ये प्योर फाइबर हैं, इनके अंदर स्टार्च वगैरह नहीं है, और ये आपको वेटर्स वगैरह से मिल जाएंगे। और मज़ीद स्टडीज़ में मालूम हुआ है कि जो लोग सार्डिन्स हफ्ते में 2 बार खाएं, उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल भी बहुत बेहतर रहती है। तो ये कुछ टोटके हैं जो आप खाने के नज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जो खाने के जो औकात हैं, कुछ लोगों ने, आपने शायद सुना होगा टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग के बारे में। इसमें यह है कि जैसे कि हम रोज़ा रखते हैं, हम 12 घंटे या 14 घंटे खाना नहीं खाते, उसके साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो मैदा, उसको मुकम्मल तौर पर रीसेट होने का मौका मिलता है, और ये हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है।
इसलिए अगर आप चाहें तो आप रात का खाना देर से ना खाएं। जो रात का खाना देर से खाया जाता है उसके बाद हमारी हरकत नहीं होती और हमारी ब्लड शुगर जो है ज़्यादा देर के लिए बढ़ी रहती है और उसके ये हमारी नुकसानदेह है। अगर आप चाहें तो आप अपना खाना जो है फ़र्ज़ करें 6 या 7 बजे, हर 7:30 बजे आप खा लें। तो सुबह का आप नाश्ता जो है आप 9:30 बजे से पहले ना करें। अगर आप उससे पहले उठ जाएँ तो आप ब्लैक टी पी सकते हैं या हर्बल टी पी सकते हैं या आप पानी में नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप कम से कम 12 घंटे का परहेज़ करें, यानी कि रात को मीठा ना खाएं देर से या किचन में स्नैकिंग वगैरह ना करें। दूसरा तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे 5-2 हम कहते हैं, या जो हमारी सुन्नत में है जुमेरात और पीर का रोज़ा। इसमें भी जो है हमारी मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं। जब हम बार बार स्नैक खाते हैं दिन में, उसके साथ बार बार हम इंसुलिन बनाते हैं और आखिरकार हम इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है हमें और उसके बाद डायबिटीज़ बन जाती है। इससे हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम कंफर्ट की वजह से या सुकून की वजह से, बोरियत की वजह से हम खाना ना खाएं, लेकिन खाना हम भूख के साथ खाएं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी आपको वर्जिश के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। कुछ भी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ना करने से बेहतर है। अगर आपका जॉब ऐसा है या आपका काम ऐसा है कि आपको हर वक्त बैठा रहना पड़ता है, इसमें भी जो गाइडेंस है कि अगर आप हर आइडियली हर 20 मिनट के बाद, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो कम से कम हर 90 मिनट्स, हर 1.5 घंटे के बाद अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा फिर लें या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो इसमें डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। जो भी आप वॉक करेंगे उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको हम लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें चाहे आप वॉक के लिए निकल जाएं या जो भी आपके रोज़मर्रा के काम हैं, लेकिन इसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का होगा, जैसे कि आप स्विमिंग जाते हैं या आप किसी एक्सरसाइज क्लास में शामिल होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हिलना जुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लोग इसमें थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं। आखिरकार जो है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका स्ट्रेस से बहुत ताल्लुक़ है। अगर हम अपना ख्याल ना रखें, हम टाइम से ना सोएं, हम अपनी स्ट्रेस का ख्याल ना रखें, हम आराम ना करें, इसके साथ हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ती है। स्ट्रेस के साथ जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं और इन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जब तक हम मुकम्मल तौर पे इन सारी चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे, हमारी डाइटरी जो तरीके हैं उनका थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। मुकम्मल तौर पे फ़ायदा पाने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी खुराक पे, अपनी वर्जिश पे, अपने आराम पे और अपने खाने के टाइम पे आप तवज्जो दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओके, इंशाल्लाह आपको इस टॉक का कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आपको फ़ायदा पहुंचा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा और जहाँ जहाँ भी आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम।